एक क्विक क्वेश्चन, अगर किसी के पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, आपके हिसाब से कितना कैपिटल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डालना चाहिए और कितना कैपिटल उन्होंने कैश मार्केट में डालना चाहिए? देयर इज नो थंब रूल। मैं आपको ये नहीं आके बोल सकता कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो जी आप 6 लाख रुपए का रिस्क लो और 4 लाख रुपए को सिक्योर रखो। कभी ये नहीं करना। रिटेलर हमेशा परचेज करने क्यों भागते हैं? 10 रुपए की ऑप्शन की प्रीमियम मिल रहा है, मैं 10 रुपए इंटू लॉट साइज पैसा दे दूंगा और पोजीशन बना लूंगा। जाने को 10 रुपए ही तो है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना। 10 रुपए की चीज़ जीरो तो होगी ना। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट उल्टा है। ऑप्शन सेलर प्रोबेबिलिटी 2:3 की रखता तो जरूर है कमाने की, लेकिन उसकी रिस्क भी उतनी होती है, क्योंकि जो 10 रुपए में वो चीज बेच रहा है, शॉर्ट कर रहा है, ही हैज टू पे मार्जिन अगेंस्ट इट। वो मार्जिन होता है बड़ा, जो रिटेलर के पास नहीं है, इसीलिए रिटेलर परचेज करने की कोशिश करता है। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारी मार्केट तो बंद होगी 3:30 बजे, उसके बाद हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, डाउ जोन्स क्या चल रहा है, नैस्डैक क्या चल रहा है, एशियन मार्केट क्या क्लोज हुई, यूरोपियन मार्केट क्या चल रही है। जो ट्रेडर होता है ना, उसके दिमाग में सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर रात को डाउ जोन्स गिर गया 3%, उसको रात भर नींद ही नहीं आएगी। तो रिस्क आप उतना लो, पहले अपने आप को डिफाइन करो कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा है, भगवान करे मेरे पास 1 करोड़ भी पड़ा हो, लेकिन क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ उस 10 लाख का? क्या मेरी नीड्स, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी रिक्वायरमेंट्स मेरे को अलाउ करती हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन अगर स्टॉक्स की बात करें तो उसके लिए क्या इंडिकेटर्स देखने चाहिए और कैसे डेटा एनालाइज करना चाहिए ताकि मुझे पता चले बाय करना है, सेल करना है, कॉल लेना है, पुट लेना है? वो ऑटो ट्रेडर के थ्रू आप समझा सकते हो। हाय क्षितिज सर, वेलकम टू कॉन्वर्जेशन विद कुशल वंस अगेन। कैसे हो आप? आई एम गुड कुशल, हाउ आर यू डूइंग? आई एम अमेजिंग। आपने पार्ट 1 में तो बहुत एकदम टहलका मचा दिया था, ऑप्शंस के बारे में हमने एनालिसिस किया था एंड ऑटो ट्रेंडर यूज़ करके कैसे लोग ऑप्शंस में पैसा कमा सकते हैं वो जाना था। आज की वीडियो में हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं एंड कैसे लोग फ्यूचर्स ऑप्शंस यूज़ करके स्टॉक्स में कैसे पैसा कमा सकते हैं, बिकॉज नॉट एवरी वन हैज़ द कैपिटल की ओके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज़ अ गुड वे जिसके थ्रू लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उस पर रखेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग डाउन हियर, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच कुशल। परफेक्ट। तो चलो स्टॉक्स की बात करते हैं सर। तो अभी जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हमने ऑप्शंस की बात तो कर ली प्रीवियस वीडियो में। सो फॉर एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑप्शंस, प्लीज वॉच आवर फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 वेयर वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड ऑल। इसमें फ्यूचर्स की बात करते हैं कि फ्यूचर्स एक्जैक्टली क्या होता है और कैसे फ्यूचर्स यूज करके कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। बिल्कुल कुशल, देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने समझा था कि ऑप्शंस मार्केट किस तरीके से काम करती है, कैसे प्रीमियम्स की वैल्यू डिके होती है, किस तरीके प्रीमियम्स की वैल्यू बढ़ती है, स्ट्राइक्स के बारे में समझा था। अब सेम वे में देखिए यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट भी काम करती है। फ्यूचर्स की अगर बात करें तो एनीवन कैन अंडरस्टैंड फ्यूचर्स का मतलब क्या हुआ। फ्यूचर्स का यही मतलब है, जैसे कि हम लोगों ने ऑप्शंस में समझा था कि हर एक अंडरलाइन का या किसी भी स्ट्राइक प्राइस का जब एक मार्केट के अंदर आती है तो एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है। सेम वे में फ्यूचर्स भी जो होते हैं ना कुशल, वो भी एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं एंड द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ फ्यूचर्स ऑल्सो गेट एक्सपायर। बट इसमें कैच क्या है? देखो इसमें कैच ये है और इसमें डिफरेंस ये है ऑप्शंस के साथ। ऑप्शन में हम लोगों ने समझा था कि अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता तो भी कहीं ना कहीं ऑप्शंस की वैल्यू डिके हो जाती है, लेकिन फ्यूचर के साथ ऐसा नहीं है। फ्यूचर्स के जो प्राइजेस होते हैं कहीं ना कहीं वो अपने अंडरलाइन के साथ साथ मैचअप करते हैं। कभी आपका फ्यूचर प्राइस, हाँ ये जरूर है, कभी आपका फ्यूचर प्राइस प्रीमियम में जाएगा तो कभी डिस्काउंट में जाएगा, डिपेंडिंग। अभी डिपेंड जो होती हैं चीज़ें, ये भी इसके भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें, बट वी विल नॉट गेट इन टू डिटेल ऑफ दैट थिंग। तो डिफरेंस हम पहले ये समझते हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, कि टाइम के साथ साथ एटलीस्ट इसकी वैल्यू डिके नहीं होती है। यानी कि कॉल ऑप्शन तो जीरो वैल्यू गेम है, जीरो सम गेम है। फ्यूचर्स के प्राइस कहीं ना कहीं अपने अंडरलाइन प्राइस को मैच करते हुए, स्पॉट प्राइसेस की जिसको हम बात करते हैं उसको मैचअप करते हुए फ्लक्चुएट होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि अगर ट्रेडर या एज एन हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें, इफ समबडी वांट्स टू टेक हाई रिस्क, बिकॉज ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स मार्केट इज अ रिस्की गेम। ये मैंने आपके पहले एपिसोड में भी समझाया था कि हाई रिस्क गेम है। तो फ्यूचर्स का भी ऐसा नहीं है कि प्राइस आपकी वैल्यू डिके नहीं होती इसके अंदर तो आपका रिस्क नहीं है। देखो रिस्क इसमें भी है, लेकिन रिस्क कैसे है थोड़ा सा डिफरेंट है, समझना जरूरी है। रिस्क ऐसे है कि मान लीजिए कोई अंडरलाइन है जो आपको परचेज करनी है। मैंने बड़े सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि 10 रुपए का कोई स्टॉक है, आपको परचेज करनी है उसकी क्वांटिटी, तो आपको उतना पैसा ब्रोकर के पास जमा कराना पड़ेगा। लेकिन आप हो हाई रिस्क ट्रेडर, आपको मार्केट में आए हो, आपको जल्दी पैसा बनाना है मार्केट से, तो आप कहते हो सर मेरे को 10-20 स्टॉक में काम नहीं करना, मैं तो सीधा बड़ी क्वांटिटी मारूंगा, यानी 500 स्टॉक, 1000 स्टॉक, 2000 स्टॉक खरीदूंगा, कुछ आए गए तो पता तो चले। मैं रिस्की ट्रेडर हूं, मैं रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या लिया स्टॉक मार्केट में। उनके लिए बनी है फ्यूचर्स मार्केट।
हालांकि जब फ्यूचर्स मार्केट लॉन्च की गई थी ये इस पर्पस से लेके की गई थी टू हैज अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट्स, कि किसी को अगर हैजिंग करनी है तो उस पर्पस से आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करो। बट लोगों ने इसको डायरेक्ट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कर लिया और डायरेक्टली इसमें ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब फ्यूचर्स मार्केट में रिस्क क्या है और इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? फ्यूचर्स मार्केट में देखिए सबसे बड़ा रिस्क तो है, अब आप एज अ हाई रिस्क ट्रेडर आए तो आपके लिए तो इतना बड़ा रिस्क नहीं होगा, लेकिन जो छोटे ट्रेडर हैं जो लो रिस्क या मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से रिस्क है और कैसे रिस्क मैनेज करना है। सबसे पहले तो ये समझना है जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, जैसे पहले बताया, साथ के साथ एक होती है इनकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जैसे कि निफ्टी की हमने बात करी थी 25 पॉइंट का लॉट साइज है, 25 शेयर का लॉट साइज है। इसी तरीके से एक्सचेंज ने डिफाइन कर रखे हैं हर एक कंपनी का, हर एक स्टॉक का एक लॉट साइज डिफाइन कर रखा है। अब उस लॉट साइज का क्या मतलब हुआ? लॉट साइज का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने किसी स्टॉक के 10 स्टॉक परचेज नहीं करने, आपको बड़ी क्वांटिटी परचेज करनी है फ्यूचर्स में, तो उसी स्टॉक की जब आप फ्यूचर्स को परचेज करने जाते हो तो एक्सचेंज आपको एक लॉट साइज प्रोवाइड करता है और उस लॉट साइज की डेफिनेशन है कि उसके अंदर मिनिमम शेयर्स की इतनी रिक्वायरमेंट है, इतने तो आपको परचेज करने ही करने हैं। यानी कि एक अंडरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया 500 शेयर का। आपने बोला कि मेरे को एक लॉट परचेज करना है, एक लॉट का मतलब हो गया बॉस आपने सीधा 500 शेयर परचेज करे उस कंपनी के। यानी कि उस कंपनी का प्राइस फ्लक्चुएशन जब भी फेवर या अनफेवरेबल होगा, ₹1 से भी फेवर में आया आपके, तो आपको जो प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से ₹1 का प्राइस चेंज हुआ, आपका जो M2M है, मार्क टू मार्केट है, प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट है, वो ₹500 से चेंज होगा। तो वो लॉट साइज का मतलब हुआ कि मिनिमम शेयर इतने परचेज आपको करने पड़ेंगे। तो हर एक स्टॉक का, हर एक कंपनी का अलग अलग लॉट साइज होता है फ्यूचर्स में। किसी का छोटा लॉट है, किसी का बड़ा लॉट है, किसी का 25 शेयर्स का लॉट है तो किसी का 1000 शेयर्स का भी लॉट है। 1000 शेयर का मतलब हो कि ₹1 भी मूव किया तो या तो 1000 आएंगे या तो 1000 जाएंगे विद द एक्सपायरी डेट। और इसमें कंपल्शन क्या है? कंपल्शन ये रहती है कि आपको उस एक्सपायरी डेट से पहले पहले इसको स्क्वायर ऑफ पोजीशन करनी ही पड़ेगी। स्क्वायर ऑफ का क्या मतलब स्क्वायर होता ऑफ यानी कि आपने मान लीजिए एक एक्सपायरी स्टार्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ 28 अगस्त को, लास्ट थर्सडे था, लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी हो गई कॉन्ट्रैक्ट की, अगस्त सीरीज खत्म हो गई, आपने एंटर किया सितंबर सीरीज में। आपने मान के व्यू बना के चले आप कि सितंबर में मुझे लगता है ये स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा, एक आपने व्यू बना लिया कुछ भी एनालिसिस करके। उसके बेस पे आपने उसके फ्यूचर्स में पोजीशन बनाई कि मुझे इसकी स्टॉक की पोजीशन बनानी है, आइदर ऑन अ लॉन्ग साइड आइदर ऑन अ शॉर्ट साइड। तो इसको आप शॉर्ट साइड पे भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपके पास स्टॉक्स नहीं बढ़े फिर भी आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपका व्यू मंदी का है, आपको लगता है शेयर का प्राइस गिर जाएगा, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो फ्यूचर्स में। तो इसका मतलब है कि मुझे लग रहा था कि शेयर का प्राइस कम होगा तो मैंने अभी शॉर्ट कर दिया है, बट मेरे पास अभी शेयर्स नहीं है, बाद में जब कम हो जाएंगे आप परचेज कर लोगे, तब मैं परचेज कर लूँगा। और जब आप परचेज कर लोगे यानी आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, क्योंकि मैंने पहले ही सेल कर लिया। एग्जैक्टली आपका जवाब आपने खुद ही दे दिया। हाँ। स्क्वायर ऑफ का ये मतलब हो कि जो ओपन पोजीशन है उसको जब आप काट देते हो, अगर सेल है तो उसको बाय कर लो, अगर बाय है तो उसको सेल वापस कर लो, वो मैंडेटरी करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो ब्रोकर कर देगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली कर देगा, वो एक्सपायरी पे कर देगा। या तो आप उसको इंटीमेशन दो कि जी अगस्त सीरीज से हम सितंबर सीरीज में एंटर हुए, जब लास्ट थर्सडे आएगा एक्सपायरी वाले दिन, उस दिन मेरे को इसमें कुछ नहीं करना, मेरे को इसे आगे बढ़ाना है, यानी कि स्क्वायर ऑफ नहीं करना। वो क्या करेगा, सितंबर सीरीज में आपकी पोजीशन रोल ओवर कर देगा। रोल ओवर यानी कि अगले महीने में पोजीशन बना लेगा। ये तो एक्सपायर हो गया आपका ये वाला महीना, इसमें तो पोजीशन कटेगी और सेम भाव पे अगला कॉन्ट्रैक्ट आपके पास अवेलेबल होगा और उसी भाव पे जो भी सितंबर का प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे आपको वो परचेज करके दे देगा। अब हो सकता है वो प्राइस प्रीमियम में चल रहा हो, यानी कि आपने ₹10 में कोई चीज़ खरीदी, एक्सपायरी आते 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 प्राइस हो गया ₹12, आपने बोला नहीं अभी तो लगता है मेरे को ₹2 प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को लगता है ₹20 हो जाएगा। आपने उसको बोला जी मेरे को अगले महीने में रोल ओवर करनी है पोजीशन। जब आप पोजीशन रोल ओवर करने जाओगे, हो सकता है आपको वो जो चीज़ आपकी 12 पे खत्म हुई है वो आपको 14 में मिले, 12 पे नहीं मिलेगी, वो आपकी होती है रोल ओवर कॉस्ट। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? It depends. It's a futures market. We are predicting futures movement of the stock. मुझे लगता है तेज होगा, तो जब तेज होती लगती है मेरे को कोई चीज़ तो मुझे प्रीमियम में मिलती है। जब मैं मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जाता हूँ तो हमेशा लगता है ना कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है या जिसका मेरे को लगता है आने वाले टाइम में और प्राइस बढ़ जाएगा तो वो प्रीमियम में मिलती है मेरे को। उसको हम कहते हैं रोल ओवर कॉस्ट। यानी कि ₹10 में मैंने एक्चुअल खरीदा था, 12 में वो एक्सपायर हुआ, अब अगले महीने में जब मैं जा रहा हूँ तो वो मेरे को 14 में मिल रहा है, यानी कि ₹2 तो मैंने रोल ओवर कॉस्ट दे दी। यानी कि मेरी जो खरीद है अब वो मेरे बैक टू स्क्वायर पे आ गया, यानी कि अब ₹10 भी आ गई। ₹2 प्रॉफिट कमा रहा था, ₹2 महंगा खरीद रहा हूँ, गेटिंग। तो अल्टीमेटली कॉस्ट मेरी वही परचेज प्राइस ₹10 भी आ गई, क्योंकि रोल ओवर कॉस्ट भी पे करनी पड़ी, ब्रोकरेज भी डबल पे करनी पड़ी। सो दिस इज कॉल्ड रोल ओवर्स।
इन फ्यूचर्स मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट में जो मैंने समझाया, एक तो रिस्क ये है कि आपको मिनिमम लॉट साइज डिफाइन होता है। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज ने 500 स्टॉक का लॉट साइज डिफाइन किया, आप जाके बोलो जी मेरे को तो 250 ही लेने हैं, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। वो कहेंगे सर आपको लेने हैं तो मिनिमम या तो 500 लो, 500 से कम लेने हैं तो जितना बोलना है उतना ले लो, लेकिन कैश मार्केट में लो, स्पॉट में लो, और जितना लोगे उतना पूरा पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा। ये समझा नहीं, स्पॉट मार्केट कैश मार्केट यानी? कैश मार्केट जो अंडरलाइन होती है हमारी, जिससे हमारा प्राइस हमारा डिफाइन होगा फ्यूचर्स का। आपने कोई स्टॉक परचेज करना है, प्राइस चल रहा है 10 रुपये कैश मार्केट में यानी कि स्पॉट मार्केट में। एक होती है हमारी फ्यूचर्स मार्केट जो हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फ्यूचर्स मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 1 रुपये प्रीमियम में यानी कि 11 रुपये में। आपने वो चीज़ 11 रुपये में परचेज करी, लेकिन मिनिमम लॉट साइज उसका 500 स्टॉक का है। एक्सचेंज आपको बोलता है या तो मिनिमम 500 खरीदो, अगर 500 से कम खरीदना है तो फिर स्पॉट मार्केट में जाओ जहाँ आपको 10 रुपये में मिल रहा है। अब आप बोलोगे मेरे को तो 400 स्टॉक लेने हैं क्योंकि मैं 500 का रिस्क नहीं ले सकता, मैं सिर्फ 400 स्टॉक पे रिस्क ले सकता हूँ, बिकॉज रिस्क भी तो मेरे को देखना है ना अपना। अब मैं जब वो 400 स्टॉक परचेज करने जाता हूँ, वो मेरे को मिलते हैं स्पॉट मार्केट में 10 रुपये, लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे को पूरा पैसा जमा कराना पड़ता है 400 रुपये इंटू 10, 400 स्टॉक इंटू 10 रुपये। 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ मेरे को बेनिफिट मिलता है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में कैसे बेनिफिट मिलता है? फ्यूचर्स में बेनिफिट मिलता है कि मैं मार्जिन पे प्ले कर सकता हूँ। मतलब मार्जिन मतलब कि मेरे को पूरा अमाउंट जमा कराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने 4,000 का एक हम लोगों ने एग्जांपल समझा हाइपोथेटिकली, उसका ये मतलब होगा कि एक्सचेंज ने बोला कि जब आप फ्यूचर्स बाय करने जाओगे तो आपको पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है ये मंथ के एंड में एक्सपायरी हो जाएगा वैसे भी। तो आप तो 1 महीने के लिए प्ले करना चाह रहे हो या 2-4 दिन 5-10 दिन के लिए प्ले करना चाह रहे हो, बिफोर एक्सपायरी के लिए प्ले करना चाह रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो, लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे को मार्जिन दो। अब वो मार्जिन डिपेंड करता है, वेरी करता है स्टॉक टू स्टॉक। अब वो बोलेगा जी आप मेरे को 10% मार्जिन जमा करा दो, 500 स्टॉक ले लो। तो 10% ऑफ कैसे होगा? तो 11 रुपए का चल रहा था, 500 का लॉट साइज इंटू 11 उसका 10%। अच्छा, तो कम वैल्यू पे आपने ज्यादा समझ गया। तो 500 इंटू 11 5,500 रुपए। यही मेरे को अगर स्पॉट में अगर 400 स्टॉक खरीदने तो 4,000 का अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट था, बट फ्यूचर्स मार्केट में मैं 5,500 इंटू 10%, 550 रुपए में मैंने बेसिकली 5,500 की पोजीशन ले ली। एग्जैक्टली। अच्छा, तो दिस इज व्हाट मार्जिन गेट्स प्ले इनटू रोल। तो ये यानी कि आप कम अमाउंट दे रहे हो लेकिन क्वांटिटी आप ज्यादा परचेज कर रहे हो। ओके। और इसमें फिर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एग्जांपल 1 रुपए पे 500 रुपए मूव करेंगे, हाँ, या तो फेवर में या तो अनफेवर में। तो जैसे अगर ये 500 का बढ़ के 600 हो गया, हाँ, तो 100 रुपए पर स्टॉक प्रॉफिट होगा मेरे को। ओके। आपने 500 तो हम क्वांटिटी ले रहे हैं ना, 10 सॉरी 11 रुपए क्वांटिटी है, 11 का 12 रुपए हो गया, 11 का 12 रुपए हो गया, 1 रुपया बढ़ गया भाव, आपके 500 क्वांटिटी तो सेम रहेगी, आपको 500 रुपए का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो मेरी 550 की इन्वेस्टमेंट पे मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इससे मेरा परसेंटेज वाइज गेन बहुत ज्यादा हो गया। परसेंटेज गेन बढ़ता है, परसेंटेज लॉस भी बढ़ता है, लॉस भी बढ़ता है, दोनों तरफ का हमें देख के चलना है, फ्लिप ऑफ द कॉइन। तो सिंपल सी बात है कि आपने कम पैसा दिया ब्रोकर को, मार्जिन मनी दिया, और मार्जिन के अगेंस्ट आपने पोजीशन ज्यादा ले ली। वो आपको इसीलिए अलाउ कर रहा है कि ठीक है ये तो महीने बाद वैसे भी एक्सपायर हो जाएगा। ये तो हो गया आपने मार्जिन जमा कराया। अब ब्रोकर आपको क्या बोलेगा कि ठीक है यार तूने मार्जिन तो जमा करा दिया, अब M2M का क्या, वो भी तो जमा कराओ। M2M यानी मार्क टू मार्केट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस रन करेगा मार्केट में। अभी तो आप सब पॉजिटिव सोच के चल रहे हो कि 11 रुपए की चीज़ 12 हो गई, 12 की चीज़ 13 हो गई, वो 11 चीज़ की 8 भी तो हो सकती है। 3 रुपये पर शेयर लॉस भी तो लग सकता है। 1500 रुपये आपको लॉस लग रहा है आपको पर लॉट पे, तो 1500 का क्या, वो कब दोगे? तो वो मार्जिन के साथ एक आपका अमाउंट जमा कर लेता है जिसको हम कहते हैं M2M। यानी कि इन इनवर्स सिनेरियो कि अगर आपकी पोजीशन लॉस में जाती है तो हम कितना लॉस आपका देखेंगे, उतना लॉस देखेंगे जितना हमारे पास आपका M2M पैसा पड़ा है। यानी कि आपने बोला कि आपने मेरे से फॉर एग्जांपल मार्जिन लिया, 50,000 का मार्जिन ले लो, इसके अगेंस्ट मेरे को 1 लाख की पोजीशन बनाने दो या 2 लाख की पोजीशन बनाने दो। उसने बोला ठीक है जी 50,000 तो मार्जिन के जमा करा दो, ये तो एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो आपने पोजीशन ओवर लिवरेज करके बनाई, उसकी अगर आप अनफेवरेबल है, आपकी उल्टा पड़ जाती है पोजीशन, लॉस में जाने लग जाती है, तो मैं अपनी जेब से थोड़ी भरूंगा, भरनी तो आपको ही है, आपकी पोजीशन है, तो उसके लिए एक M2M का पैसा जमा करा दो। अगर उससे भी ज्यादा हो गया तो सपोज 50,000 से ज्यादा का लॉस हो गया तो पोजीशन कट जाती है। 50,000 तो मार्जिन है ना बॉस, वो तो सिर्फ आपने इसलिए दिया है क्योंकि आपको पोजीशन बनाना अलाउ करना है। आपको अलाउ इसलिए किया गया कि आपने 50,000 रुपये दिए मार्जिन, दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। M2M इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। M2M वो है जो आपका लॉस जितना आप देख सकते हो उतना पैसा जमा करा दिया। आपने बोला 50,000 तो ये पकड़ दूँ मेरा पैसा कि मेरे को पोजीशन बनाने के लिए मेरे को अलाउ कर दे, 20,000 तू पकड़ एक्स्ट्रा मुझसे, टोटल हो गया 70, जिसमें 50 हो गया मार्जिन, 20,000 हो गया मेरा M2M का। यानी कि मेरी रनिंग पोजीशन पे 20,000 रुपये मैं तेरे को M2M दे रहा हूँ। यानी कि अगर तो मेरी पोजीशन अनफेवरेबल जाती है 20,000 रुपये तक, तब तक तू मेरी पोजीशन को हाथ नहीं लगाएगा।
इसको एज इट इज चलने देगा। अगर वो 20,000 से बढ़ जाती है, 25,000 या 30,000 माइनस में आपका कैपिटल लॉस होना शुरू हो जाता है, तो वो आपसे मार्जिन कॉल्स आ जाती हैं। वो आपको बोलता है ब्रोकर फ़ोन करके कि पैसा और जमा कराओ, क्योंकि रनिंग पोजीशन के हिसाब से आप ऑलरेडी 20,000 के लॉस में हो और 20,000 आपने जो जमा कराया था, अब आपका लॉस बढ़ के हो चुका है 30,000, तो 10,000 और जमा कराओ। अब आप दो कंडीशन, ठीक है तू मेरे से ले ले, मेरी पोजीशन मत काटियो। ठीक है जी, नहीं काटूंगा, दे दो। या तो आप इनिशियली ट्रांसफर करो, या तो अगर आप नहीं करते, यार अभी नहीं है मेरे पास, रुक जा, तो रुकते नहीं है। वो कहेगा अगर मार्केट बंद होने तक आपका पैसा आ गया मार्जिन का तो ठीक है, नहीं आया तो हम पोजीशन आपकी स्क्वायर ऑफ कर देंगे। क्योंकि 20,000 से ज़्यादा का अगर लॉस लग रहा है तो आपको लॉस लग रहा है आपके अकाउंट में, लेकिन अल्टीमेटली जमा तो ब्रोकर को ही कराना है ना, तो ब्रोकर अपने ऊपर क्यों लेगा? सिंपल। तो दिस इज हाउ मार्जिन प्लेज रोल इन टू फ्यूचर्स मार्केट, एंड दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट ऑप्शंस मार्केट विद फ्यूचर्स मार्केट। बोथ आर रिस्की, बट दोनों की जो समझने का और ट्रेड होने का तरीका है ना, वो अलग है। तो ऑप्शंस में भी सेम है क्या? ये मार्जिन्स का सेम फंडा है वहाँ पर? आप तो उसमें तो आप प्रीमियम के पैसा दे रहे हो ना। आपने 10 रुपए की चीज करी, 10 रुपए का आपने प्रीमियम पे कर दिया इनटू लॉट साइज करके, उसमें मार्जिन क्या हुआ? उसमें तो उसमें कोई मार्जिन का रिक्वायरमेंट उसमें प्रीमियम पे करना है। मार्जिन आपको तब देना है जो आप शॉर्ट करोगे, जब आप ऑप्शन को सेल करोगे। इसीलिए तो रिटेल, देखिए रिटेलर हमेशा परचेज करने क्यों भागता है? 10 रुपए की ऑप्शन की प्रीमियम मिल रहा है, 10 रुपए का प्राइस है उसका, उतना प्रीमियम चल रहा है उसका, मैं 10 रुपए इंटू लॉट साइज पैसा दे दूंगा और पोजीशन बना लूंगा। जाने को 10 रुपए ही तो है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना। 10 रुपए की चीज़ जीरो तो होगी ना। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट उल्टा है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन सेलर की बात करते हैं, जो मैंने आपके पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ऑप्शन सेलर प्रोबेबिलिटी 2:3 की रखता तो जरूर है कमाने की, लेकिन उसकी रिस्क भी उतनी होती है। क्योंकि जो 10 रुपए में वो चीज बेच रहा है, शॉर्ट कर रहा है, वो सिर्फ प्रीमियम के पैसे देके शॉर्ट नहीं कर सकता। ही इज नॉट अलाउड, ही हैज टू पे मार्जिन अगेंस्ट इट। वो मार्जिन होता है बड़ा, जो रिटेलर के पास नहीं है, इसीलिए रिटेलर परचेज करने की कोशिश करता है। कितना बड़ा होता है यूजुअली मार्जिन? मान लो कि अगर आपको निफ्टी का 1 लॉट शॉर्ट करना है फ्यूचर्स में, तो लगभग 1 लाख के करीब मार्जिन आपको चाहिए एक लॉट के अगेंस्ट। 1 लाख रुपए? 1 लाख और एक लॉट के अगेंस्ट। और इसके अगेंस्ट 1 लाख रुपए के अगेंस्ट मैं कितने रुपए का माल खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ? बेच रहा है 1 लॉट, पता है ना? हाँ, तो कितना? 1 लॉट निफ्टी का 25 का। अच्छा, 25 इंटू जो मार्केट प्राइस चल रहा है। अच्छा, यूजुअली ये कितना होगा अमाउंट वाइज? 5 लाख 6 लाख रुपए वैसे ही इतना ही होगा? हाँ, इतना होगा। ओके, इतना होगा। गॉट इट, फेयर। तो ठीक है, समझ गया। तो बेसिकली फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि किसी को अगर ज़्यादा क्वांटिटी स्टॉक्स की खरीदनी या बेचनी है तो वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट के थ्रू ज़्यादा क्वांटिटी परचेज सेल कर सकते हैं, एंड दे कैन मेक परसेंटेज वाइज बिगर रिटर्न वर्सेज डूइंग इन द स्पॉट मार्केट। और ये लॉस में भी सेम होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमाओगे गवाओगे तो उतना ज़्यादा गवाओगे। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। हाँ, जितना आप रिस्क ले सकते हो आप उतना रिस्क लो, उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उतना ही आपको जाने का भी सोच के चलना है पहले से। कैश मार्केट इसलिए सेफ मार्केट बोली जाती है कि अगर मान लो कोई स्टॉक मैंने परचेज किया स्पॉट मार्केट में, जिसको हम कैश मार्केट कह रहा हूँ, अपने एपेटाइट के हिसाब से, कि मेरे पास 50,000 रुपये फालतू पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जो भी फिलहाल मेरे काम करिए उसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने एक XYZ कोई भी स्टॉक एनालाइज करके निकाला कि चलो इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मेरे को अच्छा पोटेंशियल लग रहा है, तो मैंने उतने ही प्राइस का, जितना पैसा मेरे पास कैपिटल पड़ा था उतने ही प्राइस के मैंने स्टॉक परचेज कर लिए। यानी 50,000 के जितने भी स्टॉक आएंगे डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक, उतनी क्वांटिटी मेरे पास आ गई डिलीवरी में। अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरे पास काटने की वो नहीं है ना, मेरे को पोजीशन काटने की मेरे पास कंपल्शन नहीं है ना। मेरे पास ब्रोकर का फोन आएगा कि भाई काटो काटो, रात को नींद भी अच्छे से आ जाएगी। कल मार्केट कुछ भी खुले, डाउ जोन्स मान लो रात को गिर गया 1.5-2%, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ गई, कल मार्केट ही खुला नीचे, तो मेरे को टेंशन नहीं है ना। लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस में है, अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी अनसर्टेन, जो मार्केट में इंसिडेंट्स होते हैं वो भी बहुत अनसर्टेन होते हैं। कभी कभी ऐसी न्यूज़ भी आ जाती हैं कि हमें होते वंस इन अ ब्लू मून है, लेकिन जिनका हमें पता भी नहीं होता कि क्या हो जाएगा रात को। हमारी मार्केट तो बंद होगी 3:30 बजे, उसके बाद हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, डाउ जोन्स क्या चल रहा है, नैस्डैक क्या चल रहा है, एशियन मार्केट क्या क्लोज हुई, यूरोपियन मार्केट क्या चल रही है। जो ट्रेडर होता है ना, उसके दिमाग में सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर रात को डाउ जोन्स गिर गया 3%, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, अगर इंडेक्स 3% गिर गया और उसकी फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन खड़ी है तेजी की, उसको रात भर नींद ही नहीं आएगी। ब्रोकर का ऑफिस खुलेगा बाद में, वो पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि रात की यूएस मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से मेरी मार्केट गिफ्ट निफ्टी माइनस ओपनिंग का इंडिकेशन दे रही है, तो यानी कि मेरी पोजीशन भी नेगेटिव कहीं ना कहीं खुल सकती है। कितनी खुलेगी आई डोंट नो, वो 9:15 बजे पता चलेगा। लेकिन उस केस के लिए क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ? क्या मैंने ये सिनेरियो अपने दिमाग में रखा था कि कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ और मेरा कैपिटल या जो मार्जिन पे मैं प्ले कर रहा था इतनी बड़ी पोजीशन बना के कि हाई रिवॉर्ड लूंगा
क्या मैं हाई रिस्क के लिए तैयार था? अगर नहीं थे देन दैट्स योर फॉल्ट। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट आपको नॉक करके नहीं बताएगा कि मैं सुबह नीचे खुलने वाला हूँ। थोड़ा सा कान नाक खुले रखने पड़ेंगे। आपके जितनी सराउंडिंग में चीज़ें चल रही हैं, इकोनॉमिकली क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच करनी पड़ेंगी, उसके बाद पोजीशंस को बनाओ। इसीलिए हम लोग कहते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, स्ट्रेस देके, डिसिप्लिन इज़ वेरी मच नेसेसरी विद रिस्क मैनेजमेंट। जिसने डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करा ना, वो मार्केट में ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर सकता, खासकर की फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बिकॉज दिस ऑल वीडियो इज ऑल अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शंस। खासकर उसमें हाँ, निश्चिंत होके सोना है, पैसा बनता रहे, आपको देखना भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। कहीं पे वॉर हो रही है, होने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को अपने काम पे फोकस करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट अपनी सिक्योर रखनी है। तो बी ऑन स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट, किसी भी कंपनी के स्टॉक परचेज करो, डिलीवरी में पड़े रहने दो, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। वॉर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, क्या होगा, स्टॉक भाव नीचे ही आ जाएगा ना, कोई बात नहीं। अगर पोटेंशियल कंपनी का अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, भाव तो कभी भी वापस आ जाएगा, लेकिन मेरे को नींद भी आनी चाहिए। तो रिस्क उसी हिसाब से लेना है कि रात की नींद खराब नहीं करनी। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू नीड टू डिफाइन योर रिस्क बिटवीन एंटरिंग इनटू फ्यूचर ऑप्शन मार्केट एंड कैश मार्केट। फर्स्ट डिफाइन योरसेल्फ। समझ गया। वेरी वेरी वैलिड एंड वेरी वेल सेड। एक क्विक क्वेश्चन, अगर किसी के पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, आपके हिसाब से कितना कैपिटल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डालना चाहिए और कितना कैपिटल उन्होंने जो डिलीवरी ट्रेड जो आपने बोला कैश मार्केट में डालना चाहिए, ताकि वो डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद सके? व्हाट्स योर एडवाइस? सी कुशल, मैं यही एडवाइस करता हूँ कि ये करता है, देयर इज नो थंब रूल। मैं आपको ये नहीं आके बोल सकता कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो जी आप 6 लाख रुपए का रिस्क लो और 4 लाख रुपए को सिक्योर रखो। कभी ये नहीं करना। आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड क्या होता है ना, आपको साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं कंफर्ट चाहिए होता है। कंफर्ट कब होता है? जब आपके पास बैकअप होता है फाइनेंशियली। मैं फाइनेंशियल उसकी बात कर रहा हूँ। तो फाइनेंशियली जब बैकअप होता है ना, आपका भी दिमाग भी शांत रहता है, आपकी सोचने की, समझने की, डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो रिस्क आप उतना लो, पहले अपने आप को डिफाइन करो कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा है, भगवान करे मेरे पास 1 करोड़ भी पड़ा हो, लेकिन क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ उस 10 लाख का? क्या मेरी नीड्स, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी रिक्वायरमेंट्स मेरे को अलाउ करती हैं? क्या मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पहले उनको डिफाइन करो, पहले वो ज़रूरी है कुशल। इट्स नॉट अबाउट कि स्टॉक मार्केट में पैसा, आपके पास पैसा है मेरे को स्टॉक मार्केट में घुसने ही घुसने, किसने बोला है? पहले आप अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करो, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। अगर इफ़ यू आर यू नो कार लविंग गाय, तो आप पहले डिफाइन करो क्या मेरे को एक लग्जरी कार परचेज करनी है। अगर करनी है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट रखो ना अपने पास, सेफ रखो। आपकी फैमिली नीड्स क्या है, मेडिकल नीड्स क्या है, एजुकेशनल नीड्स क्या है, उनको पहले डिफाइन करो, उसको सिक्योर करो। उसके बाद जो पैसा बचता है उसके ऊपर आप रिस्क लो। सो टेक रिस्क बट कैलकुलेटिव बेसिस। तो 10 लाख में से पहले डिफाइन करो कि अगर खुदा ना खास्ता ये हमेशा मार्केट में आके सोच के आओ कि 10 लाख में लेके आ रहा हूं, अगर ये 10 लाख गया तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो मत लगाओ। 10 लाख में से अगर 2 लाख उड़ गया आपका, आपको फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लगाओ 2 लाख पे रिस्क लो। 2 लाख पे रिस्क लो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ये तो कोई थंब रूल नहीं है, समझ गया। ये डिफाइन पर्सनलाइज्ड है, काफी कस्टमाइज्ड है बेसिकली। गॉट इट, फेयर, ठीक है, परफेक्ट। अभी डेटा के थ्रू समझते हैं, और पिछले वीडियो में आपने ऑटो ट्रेंडर के थ्रू हमें बहुत अच्छे से ऑप्शन चेन एनालिसिस, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, ये सब समझाया था। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन अगर स्टॉक्स की बात करें तो उसके लिए क्या इंडिकेटर्स देखने चाहिए और कैसे डेटा एनालाइज करना चाहिए ताकि मुझे पता चले बाय करना है, सेल करना है, कॉल लेना है, पुट लेना है? वो ऑटो ट्रेंडर के थ्रू आप समझा सकते हो? डेफिनेटली। देखो, ऑटो ट्रेंडर के थ्रू तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको, बट एक ना छोटे से मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपने अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इफ़ यू आर अ डेली ट्रेडर और इफ़ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, आपने कभी एक चीज़ छोटी सी नोटिस ज़रूर करी होगी कि हर दिन हर सेक्टर का पहले तो होता ही नहीं है। आप किसी दिन देखोगे आईटी स्टॉक्स दबा दब भाग रहे हैं, लेकिन मेटल स्टॉक्स में मूवमेंट ही नहीं हो रही है, और मैं बैठा हूँ मेटल लेके, और फिर गाली दे रहा हूँ क्लाइंट को या गाली दे रहा हूँ मार्केट को, यार मार्केट तो ऑल टाइम हाई बना रही है, मेरा स्टॉक चल नहीं रहा। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप एंटर करते हो, यू नीड टू फाइंड आउट कि अभी हॉट केक क्या मार्केट का, यानी कि मार्केट में अभी कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें मोमेंटम है। आपने डर्बी रेस देखी होगी ज़रूर, कार रेस देखी होगी, बाइक रेस देखी होगी। क्या हर कोई फर्स्ट आता है क्या? नहीं ना। डर्बी की रेस में कभी किसी घोड़े का नंबर होता है, कभी किसी घोड़े का नंबर होता है, बट आप हिस्टोरिकली देखते हो कि पहले किसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, आप उसी ऊपर बैट करने की कोशिश करते हो कि पहले XYZ एक घोड़ा जीतता है, हिस्टोरिकली 6 रेस लगातार जीता है, 7वीं बार मैं इसी पे बैट करता हूँ, इस बार भी ये जीतेगा। अगर आपकी लक हुई तो जीत जाएगा, नहीं हुई तो हार जाएगा। आपको यार 7वीं बार ही हारना था।
सेम थंब रूल हमारा इसमें आता है स्टॉक मार्केट में भी। हर सेक्टर का हर दिन नहीं होता, ये समझने की कोशिश करो। और हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती है। हमारे पास डेली बेसिस पे क्वेरीज आती हैं, ये स्टॉक का क्या लग रहा है, वो स्टॉक का क्या लग रहा है। जब वो स्टॉक के नाम सुनता हूँ ना कुशल, आई रियली वंडर कि क्लाइंट्स, फिर मैं पूछता हूँ क्लाइंट को, आपको क्या सोच के आपने ये स्टॉक परचेज किया, इसका क्या अच्छा लगा आपको। पता है क्या जवाब मिलता है? आप सोचो क्या जवाब देते हैं। वो ये जवाब देते हैं कि सर स्टॉक सस्ता है, कितना हो जाएगा, जाने को क्या है, 20 रुपये का स्टॉक है, 8 रुपये का स्टॉक है, 10 रुपये का स्टॉक है, जीरो ही तो हो जाएगा। आप कंपनी की प्राइस के ऊपर मत जाओ ना, आप प्राइस सस्ता महंगा देख के क्यों कर रहे हो। जैसे मैं ऑप्शंस की बात कर रहा था, सेम स्टॉक्स के ऊपर भी आपकी रूल जो होता है आता है कि आपको सस्ती चीज़ों के पीछे नहीं भागना। आपको ये देखना है कि मार्केट में चाहे चीज़ महंगी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महंगी चीज़ हमेशा आपको नुकसान नहीं देगी, महंगी चीज़ भी रिटर्न देती है। बट आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा थोड़ी सी रिसर्च करके कि कौन सी महंगी और कौन सी सस्ती चीज़ को मुझे अवॉइड करना है और एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, आपको मैं बताता हूँ। एक मॉडल हम लोगों ने इसके अंदर इंप्लीमेंट किया जिसको हम लोगों ने नाम दिया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का पहले तो मतलब समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का ये मतलब निकल के आता है कि जब आप ऑटो टेंडर को लॉग इन करके चेक करते हो तो होम पेज भी आपको दिख जाएगा, अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का ये मतलब है कि रिलेटिवली इंडेक्स के अगेंस्ट, इंडेक्स क्या हुआ मेरा, बेंचमार्क यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके अगेंस्ट रिलेटिवली कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें स्ट्रेंथ है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें स्ट्रेंथ है ही नहीं। यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी तो मेरे मेन इंडेक्स हो गए, तो जब मार्केट मेरी भागेगी, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो रिलेटिवली मार्केट को आउट परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी रखता है या फिर अंडर परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। एग्जाम्पल, आज निफ्टी का मैंने व्यू बनाया, जो हम लोगों ने ऑप्शन चेन एनालिसिस समझा था उसको देख के मैंने व्यू बनाया कि आज तो मार्केट का व्यू बुलिश लग रहा है, मार्केट तो आज ताबड़तोड़ भागेगी। अब इस ताबड़तोड़ तेजी में मेरे को कौन से सेक्टर में एंटर करना है, बिकॉज मैं इंडेक्स ट्रेडर नहीं हूँ, मैं तो स्टॉक का ट्रेडर हूँ, मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक्स में करनी है, तो मेरे को कौन से सेक्टर में एंटर करना है। तो उसके लिए मैंने कभी कोई कोशिश करी है जानने की, क्या मैं हमेशा डिपेंडेंसी ही रह जाएगी मेरे पास एज अ रिटेल ट्रेडर, क्या मुझे हमेशा बिजनेस चैनल्स का ही सपोर्ट चाहिए, क्या मुझे हमेशा न्यूज़पेपर्स का या दोस्तों का इधर उधर से पूछूं भाई क्या करूं क्या ना करूं। मुझे छोटी सी मेहनत ही तो करनी है, और मेहनत आपको करनी भी नहीं है, मेहनत तो रिसर्च वालों का काम है, वो हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने एक मॉडल डेवलप किया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कुछ नहीं, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ पीछे, एक स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज़ किया। स्टैटिस्टिकल डेटा को हम लोगों ने यूज़ करके बेंचमार्क के अगेंस्ट ये फाइंड आउट किया कि आज कंपैरेटिवली मार्केट में क्या चीज़ है जो आउट परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी रखती है, और उसको हम लोगों ने रैंक में डिफाइन कर दिया। यानी कि 1 से लेकर 9 तक हम लोगों ने सेक्टर्स उठाए मार्केट में, उन सेक्टर्स को हम लोगों ने मार्केट के अगेंस्ट कंपेयर किया स्टैटिस्टिकली, और उससे हमें ये समझ में आया कि इसकी परफॉर्मेंस आज अच्छी रह सकती है और इसकी खराब रह सकती है। उस बेस पे रैंक कर दिया 1 से लेकर 9 तक, यानी कि पहले 3 जो सेक्टर हैं वो स्ट्रेंथ है उनके अंदर, यानी कि स्ट्रांग है, मार्केट चलेगी तो ये सबसे पहले चलेंगे। सेम वे में जिनकी बिलो रैंक है, 7वें 8वें 9वें नंबर पे है, मार्केट कहीं पे भी ले जाओ वो सेक्टर हिलेंगे भी नहीं। तो मार्केट अल्टीमेटली चलती किससे है? व्हाट इज द फ्यूल फॉर द मार्केट? द फ्यूल फॉर द मार्केट इज मनी, राइट? तो पैसा आ रहा है कहाँ से निकल रहा है ये तो हमें पता लग सकता है। एवरी डेटा इज अवेलेबल इन द मार्केट, बट व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंप्लीफाइड द थिंग्स फॉर द ट्रेडर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन सा सेक्टर है जिसमें मुझे राइड करना है, कौन सा सेक्टर है मुझे इसको अवॉइड करना है। तो कुशल, जस्ट अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन इफ यू कैन सी। हम लोग अभी बात कर रहे थे यहाँ पे सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग की या रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग की। तो दिस इज अ मॉडल आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ मॉडल विच आई हैव कॉल्ड द सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, जो अभी तक मैंने समझाया। तो अगर इसमें देख सकते हो हम लोगों ने रैंकिंग करी है हर एक सेक्टर की। वी हैव इंक्लूडेड फ्रॉम रियलिटी टिल FMCG, देयर आर ऑलमोस्ट हम लोगों ने 9 सेक्टर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया। रियलिटी, फार्मा, ऑटो, IT and so on, metals and FMCG counters with a different time frame. If I say for 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, daily and on weekly. इसका क्या मतलब है? 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा? देखो कुशल, क्या होता है मार्केट में जब कोई ट्रेडर आता है तो एक व्यू पॉइंट्स के साथ आता है कि जब मैं मार्केट में पोजीशन बना रहा हूँ तो मुझे पोजीशन कैसे चाहिए। अगर तो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं बोलूँगा कि आप ये डेटा फॉलो करो 15 मिनट और 30 मिनट का, यानी कि पिछले 15 मिनट और 30 मिनट के डेटा को एनालाइज करके ये आपके सामने एक रैंकिंग आई है, उसके बेसिस पे आप अपनी पोजीशन बनाओ। बट कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मैं सुबह पोजीशन बनाऊँ और शाम को 3 बजे देखूंगा मैं उसको, लेकिन मुझे पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। उसको हम कहते हैं आप 60 मिनट को फॉलो कर लो। अब कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं यार, मेरे को आज के नहीं देखना, मेरे को 2-4 दिन के लिए देखना है। तो हम लोग कहते हैं उसके लिए आप
डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करो। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, 2-4 दिन के लिए आपको ट्रेड लेना है, 5 दिन के लिए ट्रेड लेना है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस सेक्टर के अंदर लेना है और किस स्टॉक के अंदर लेना है। सेम वे में वीकली टाइम फ्रेम आपका काम करते हैं जब आपका व्यू और थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि मुझे कुछ 2-4 दिन नहीं, कुछ हफ्ते के लिए पोजीशन लेनी है, हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, इस हिसाब से। बट आपको ये नहीं पता होता कि मैं किस सेक्टर में एंटर करूं और किस सेक्टर को अवॉइड करूं। आपको ये तो पता है कि आने वाले 1 महीने में मार्केट तेज हो जाएगी, 1 महीने में यानी कि लगभग 4 हफ्ते में। तो उन 4 हफ्तों में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। तो इन दिस मॉडल आई कैन फाइंड आउट इन अ वेरी सिंपल वे। सो एज आई हैव टोल्ड कि हम लोगों ने इन टोटल 9 सेक्टर्स को इंक्लूड किया। इन 9 सेक्टर्स के अंदर हम लोगों ने इनको रैंक दे दी 1 से लेकर 9 तक। अब ये रैंक हम लोगों ने किस बेसिस पे दी? रिलेटिवली जो बेंचमार्क के अगेंस्ट स्ट्रांग है वो टॉप में आ गए, जो वीक है वो बॉटम में आ गए। अब मान लीजिए मेरे को इंट्राडे ट्रेड लेना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, तो मुझे पता है कि आज मार्केट का डेटा पॉजिटिव साइड पे है, तो मुझे या तो ट्रेड लेना है रियलिटी काउंटर में, या तो फार्मा में, या तो ऑटो में, यानी टॉप 3 सेक्टर्स के ऊपर ही फोकस करना है। आई नीड नॉट टू फोकस ऑन एवरी स्टॉक और एवरी सेक्टर। मुझे नहीं लेना क्या मेटल में हो रहा है, क्या आईटी में हो रहा है, क्या किसी और में हो रहा है। मुझे पता है मुझे फोकस करना है रियलिटी काउंटर के ऊपर, क्योंकि नंबर 1 रैंक उसी की है। अगर मार्केट यहां से चली तो रियलिटी स्टॉक्स कैन आउट परफॉर्म द मार्केट, द प्रोबेबिलिटी इज हायर, एंड ऑल दिस बेस्ड ऑन सम कैलकुलेटिव डेटा, सम स्टैटिस्टिकल डेटा, राइट। सेम वे में अगर मुझे बात करनी है पोजिशनल वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो यहां पे आईटी काउंटर इज द बेस्ट काउंटर टू फोकस ऑन, आईटी या फिर सेकंड नंबर पे फार्मा। अब मुझे पता है इन 2 सेक्टर्स के अलावा मुझे किसी पे राइड नहीं करना, क्योंकि होगा क्या, अगर मैं यहां पे रियलिटी काउंटर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखूं तो मेरा वीकेस्ट है, वीकेस्ट, लेकिन इंट्राडे में स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब इसमें आप कहोगे इसमें डिसीजन कैसे मेक आउट करूं, ये तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो सर स्ट्रांग उनके लिए जो इंट्राडे व्यू लेके चल रहे हैं, यानी कि जो वीकनेस आज तक चल रही थी रियलिटी काउंटर में, कहीं ना कहीं वो पोजीशन शॉर्ट कवर्स हो रहे हैं, यानी कि पोजीशंस खत्म हो रही है शॉर्ट की, और एक बाउंस बैक कहते हैं ना, जब कोई चीज ज्यादा गिर जाती है एक बाउंस करती है, तो वीक ऑन वीक बेसिस पे रियलिटी काउंटर गिर रहा था अभी तक, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे कहीं ना कहीं इसमें बाउंस आ रहा है। तो if you are an intraday trader, you need to focus on 15 minutes and 30 minutes time interval. But still, if you are a positional trader on week to week basis, you have to avoid these counters as of now. तो एक बात बताओ, अभी जैसे रियलिटी लिखा है 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट के हिसाब से, तो ये इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है रियलिटी का एक इंडेक्स होता है। अच्छा, रियलिटी के स्टॉक्स होते हैं, रियलिटी रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर लिस्टेड अंडर रियलिटी सेक्टर। तो जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, दे मस्ट हैव आइडिया कि रियलिटी के अंदर क्या क्या स्टॉक्स आते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने बताया भी हुआ है कि जब मैं रियलिटी पे क्लिक करता हूं तो जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड है रियलिटी के अंडर आते हैं, वो स्टॉक्स की लिस्ट ओपन हो जाती है जो एक्सचेंज में लिस्टेड है। नहीं तो फिर मैं इंटरप्रेट कैसे करूँ? तो मेरे को रियलिटी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या मेरे को फिर स्टॉक्स में, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? स्टॉक्स में। अच्छा, रियलिटी इंडेक्स बट कोई भी स्टॉक कैन नॉट बी में ट्रेडेड। जैसे अभी उसमें तो 9-10 स्टॉक्स हो गए, आई अज्यूम। हाँ। तो फिर वो कैसे डिसाइड करना है ये डेटा के नेक्स्ट बेसिस स्टेप पे? पे आएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। हाँ। देखो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट में हम लोग टॉप डाउन अप्रोच को यूज करते हैं। पहले मुझे पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। टॉप डाउन अप्रोच ऊपर से नीचे जाना है, मेरे को फनल की तरह चीजें फिल्टर आउट करती जानी है, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ क्लिक्स मुझे सारी चीजें के आंसर मिलते रहेंगे। फर्स्ट वीडियो अगर आप जाके देखेंगे वापस, तो हम लोगों ने समझाया कि मार्केट के ट्रेंड को कैसे समझना है बाय यूजिंग डेरिवेटिव डेटा। सेकंड क्वेश्चन जो ट्रेडर के दिमाग में आता है कि मार्केट तो तेज है लेकिन सेक्टर नहीं पता होता, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे को इस मॉडल से मिल जाता है। समझ गए? अब तीसरा क्वेश्चन, इसके बेसिस पे अभी एफएमसीजी इज द वीकेस्ट फॉर इंट्राडे। यस। तो एफएमसीजी में उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, सॉरी, ये एफएमसीजी को अवॉइड करना चाहिए आज के लिए। इसका ये मतलब हो कि अगर निफ्टी यहां से भाग भी गई, तेज हो भी गई, एफएमसीजी काउंटर कैन नॉट आउट परफॉर्म द मार्केट कंपैरेटिवली। ऑल्दो चल सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे कि नहीं चल सकते, लेकिन कंपैरेटिव बेसिस पे। तो ऑब्वियसली बात, मैं उसी घोड़े पे पैसा लगाऊंगा ना जो सबसे आगे रेस में, जो सबसे लास्ट में चल रहा है, मैं उसके ऊपर क्यों दाव लगाऊंगा? उसकी प्रोबेबिलिटी हारने की ज्यादा है। तो व्हाई शुड आई बैट ऑन दैट? आई शुड बैट ऑन दैट हॉर्स विच इज ऑलरेडी ऑन अ लीडिंग मार्क। तो बैट कहां करनी है? इंट्राडे रियलिटी, लेकिन पोजिशनली कहां करनी है? आईटी एंड फार्मा। गॉट इट? समझ गया। तो दिस इज अ मॉडल यू कैन गेट एन आंसर विद द लाइव मार्केट। या ये लाइव मार्केट में आपको पता लगता है, ऐसा नहीं है कि ये आपको देर से मिलता है। 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 9:30 बजे से डेटा इसमें फैच होना स्टार्ट हो जाता है, ऑटो रिफ्रेश होता रहता है। जैसे जैसे पोजीशंस बनती हैं, जैसे जैसे पोजीशंस कटती हैं मार्केट में, कहाँ जहाँ जहाँ मोमेंटम आता है, प्राइस एक्शन आता है, इट कीप्स ऑन ट्रैकिंग द लाइव मार्केट एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्क्रीन, राइट। अब बात करते हैं रियलिटी काउंटर। आपने बोला कि मान लो चलो किसी को रियलिटी में करना है, अगर इफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन वी हैव गिवन द सेक्टर्स लिस्ट, इफ यू जस्ट क्लिक, अब ये 9 सेक्टर के अलावा भी काफ़ी सेक्टर्स हैं,
बट दे आर नॉट ट्रेडेड एज एन पार्ट ऑफ इंडेक्स, राइट? तो अगर बात के चले हम लोग यहाँ बात करें रियलिटी की, रियलिटी कम्स ओवर हियर, राइट? अब रियलिटी काउंटर में जब मैं क्लिक करता हूँ तो रियलिटी काउंटर से लिस्टेड मेरे पास लगभग 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर्स में लिस्टेड है. एवरी स्टॉक इज नॉट लिस्टेड इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. जो अभी तक हम लोगों ने समझा था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हर स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं होता. कौन डिसाइड करता है कौन सा स्टॉक फ्यूचर? डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैप. अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सचेंज डिसाइड्स विच स्टॉक. अब ऐसा भी होता है जब एक्सपायरी खत्म होती है एक्सचेंज बताता है कि स्टॉक को फ्यूचर से हटा दो, उसकी जगह कोई दूसरा स्टॉक ले आओ. रिप्लेस भी होते हैं. तो जैसे सपोज निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज बाय मार्केट कैप आती है, तो हाँ, वैसे ही बिल्कुल इसके मतलब अंदर है. फ्यूचर्स में भी वैसा ही है बिल्कुल. कि मार्केट कैप के बेसिस पे हर एक सेक्टर में इतने कंपनीज आएगी. ऐसा कोई रूल, कोई नंबर है मार्केट कैप का कितने स्टॉक्स आएंगे? हाँ, देर इज अ रूल कि रूल होता है, रूल के बेसिस पे ही एक्सचेंज डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक को हमें फ्यूचर्स में रखना है, किस स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट हमें हटाना है. तो अगर मैं रियलिटी काउंटर की बात करूं तो रियलिटी काउंटर में मेरे पास 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट दोनों में अवेलेबल है. यानी कैश मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट दोनों में अवेलेबल है. सो डिस्क्रिशनरी है कि मेरे को कैश में काम करना है, फ्यूचर ऑप्शंस में करना है. तो फॉर एग्जांपल ये आपकी स्क्रीन के सामने 3 ऐसे स्टॉक्स हैं. अब इसी तरीके से किसी भी सेक्टर को मैं जब क्लिक करता हूं तो जैसे आईटी का हम एग्जांपल लेते हैं, आईटी के अंदर मेरे पास लगभग 12 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिस्टेड है. साथ के साथ कैश स्टॉक्स में तो है ही है. तो इस टूल के अंदर आपको उन्हीं स्टॉक्स की एनालिसिस मिलेगी जो ऑलरेडी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में लिस्टेड है. इफ यू आस्क कि ऐसा कोई स्टॉक जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं है, कैश मार्केट में ही है सिर्फ, तो वो वाला स्टॉक इसमें नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें डेटा ही नहीं होगा. डेटा मेरे को कहाँ मिल रहा है? ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, ये सब कहाँ मिल रही है? मेरे को फ्यूचर ऑप्शंस में मिल रही है ना डेटा. तो जो स्टॉक उसमें है ही नहीं फ्यूचर ऑप्शन, उसका डेटा मैं कैसे दिखाऊंगा? तो ये हम लोगों ने उन्हीं स्टॉक्स को इंक्लूड करा जो F&O में लिस्टेड है. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आईटी के अंदर मेरे पास टोटल 12 स्टॉक्स ऐसे हैं. अब आपका जो क्वेश्चन आया था कुशल, वो ये आया था कि रियलिटी एज एन इंडेक्स तो मैं ट्रेड करूंगा नहीं, रियलिटी के अंदर कोई ना कोई स्टॉक करूंगा. तो मैंने अभी लिस्ट ओपन करके दिखाई, लगभग 3 स्टॉक ऐसे हैं. सेम वे में ऐसी आईटी के अंदर है, लगभग 12 स्टॉक ऐसे हैं. अब कुछ नहीं करना, एक क्लिक से मेरे को समझ में आ जाता है कि अब मेरे को कौन से स्टॉक के अंदर एंटर करना चाहिए. सेम लॉजिक, सेम मॉडल. हम लोगों ने पहले किया था कि हम लोगों ने सेक्टर को इंडेक्स के अगेंस्ट, बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर किया था, तो और हमें रैंकिंग मिल गई थी. सेम वे में हम लोगों ने स्टॉक्स के ऊपर रैंकिंग लगाई उसी मॉडल को यूज करके. तो उससे मुझे फिल्टर आउट होकर निकला कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो टॉप रैंक पे है उस सेक्टर में, जिसमें स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा. अब मेरे पास 12 स्टॉक्स ऐसे हैं, तो मैं फोकस किस पे करूंगा? जो टॉप रैंकिंग है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर. 12 के 12 स्टॉक्स के ऊपर मैं क्यों फोकस करूं? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? आई शुड यूज माई एनर्जी ओनली ऑन दो स्टॉक्स विच आर रिलेटिवली मच स्ट्रॉन्गर इन सेम सेक्टर. यानी कि अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं, वीकली में नंबर 1 पे था आईटी, और पोजिशनली मेरे को ट्रेड लेना है वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो मेरे को पता है कि आईटी में कौन से स्टॉक में लेना है, ये रैंकिंग देख के. तो ये जो रैंकिंग है 12 स्टॉक्स है, इसमें जैसे 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स का परसिस्टेंट EQ आ रहा है, तो एक बात वीकली में भी वही आ रहा है, तो ये क्या बेसिस पे रैंकिंग किया हुआ है? ये वही सेम स्टैटिस्टिकल डेटा को हमने यूज़ किया. ओके. जो हम लोगों ने डेटा इंडेक्स को कंपेयर किया था सेक्टर्स के साथ, इसी वे में हम लोगों ने स्टॉक्स को कंपेयर किया इंडेक्स के अंदर. अच्छा, ओके. तो बेसिकली ये अगेन रियलिटी इंडेक्स से कंपेयर किया? नो, दीज आर आईटी स्टॉक्स. हाँ, सॉरी आईटी. हाँ, सो ये आईटी इंडेक्स के साथ कंपेयर किया हुआ है. आईटी इंडेक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं इंडेक्स के अंदर? अल्टीमेटली आईटी इंडेक्स भी तो कॉन्स्टिट्यूंट से बना है ना, ये उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं. समझ गया. गॉट. तो अभी ये स्क्रीन के हिसाब से जो टॉप रैंकिंग पे स्टॉक है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर, सो आई हैव टू इन्वेस्ट इन द टॉप रैंक स्टॉक टू मेक मोस्ट मनी, और हाउ डू आई इंटरप्रेट? एग्जैक्टली. सी व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड टिल नाउ, मैंने आपको बोला एक टॉप डाउन अप्रोच होती है. सबसे पहले मैंने एनालिसिस करी, ऑप्शन चेन एनालिसिस यूज करी, पीसीआर डेटा यूज करके मार्केट आज तेजी रहने वाली है. तेजी के अंदर पता है मेरे को पोजिशनली ट्रेड करना है. पोजिशनली मेरे को पता है आईटी मेरे पास निकल के आया था एज अ सेक्टर, बट आईटी में कौन सा ऐसा स्टॉक निकल के आता है, तो ये स्टॉक्स की लिस्ट ओपन हो जाती है. सेम लॉजिक्स पे, सेम मॉडल्स को मुझे स्टॉक सिलेक्शन मिल जाती है. यानी कि अब मुझे आईटी रिलेटेड अगर मेरे को डिलीवरी ट्रेड्स लेने हैं या आईटी स्टॉक्स के अंदर मेरे को इंटरेस्ट है ट्रेड लेने का, मोमेंटम उनमें आया हुआ दिख रहा है मेरे को, तो 12 के 12 स्टॉक्स पे मुझे फोकस नहीं करना. मुझे फोकस करना है टॉप 3 या 4 स्टॉक्स के ऊपर, टॉप रैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर. वो अब कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन, डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम. अगर हम 15 मिनट 30 मिनट की बात करें ना, इनकी रैंकिंग चेंज होती रहेगी.
क्योंकि इंट्राडे है, जैसे जैसे इंट्राडे में पोजीशंस बनेंगी, कटेंगी, मोमेंटम आएगा, मोमेंटम लूज होगा, इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन डेली और वीकली अगर मैं बात करता हूं तो डेली और वीकली इतनी जल्दी चेंज नहीं होते ड्रास्टिकली, बिकॉज इट टेक्स टाइम। इफ आई टॉक अबाउट डेली, दैट मीन्स आई एम रीडिंग आउट अ डेटा और एनालिसिस, डूइंग माई एनालिसिस ऑन दैट डेटा विच इज ऑन डेली बेसिस। यानी कि आज मान लो 1 तारीख है, तो मैंने जो डेली एनालिसिस करी, मैंने 31 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख के ऊपर एनालिसिस करके 1 तारीख का व्यू निकाला। अगर मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूं और अभी टाइम हो रहा है फॉर एग्जांपल 2 बजे है, तो मैं 15 मिनट यानी पिछले 15 मिनट, फिर उससे पिछले 15 मिनट, 1:45, 1:30, 1:15, 1 इतने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूं। तो जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो मेरी चीज़ें जो है जल्दी जल्दी चेंज होती हैं। तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अ क्लैरिटी कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, यू नीड टू फोकस ऑन 15 मिनट्स, 30 मिनट्स। इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, देन फोकस ऑन डेली एंड वीकली। समझ गया। अब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाते हैं। अब आप बताओ मेरे को अगला क्वेश्चन क्या आएगा दिमाग में। एज अ ट्रेडर, मार्केट तेज है, तेज मार्केट में ये सेक्टर तेज है, इस सेक्टर का ये स्टॉक तेज है, अब उस स्टॉक का क्या? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कुशल, और जो सबसे ज्यादा गलती होती है, वो ये करते हैं ट्रेडर की पेशेंस नहीं होता, हबड़ तबड़ में कुछ भी किसी भी भाव पे आप खरीद लेते हो। आपको 10 लोग बोल दे ये तेज है, ये तेज है, ये तेज है, आप ये नहीं देखते कि उसका भाव क्या चल रहा है। कोई चीज़ 8%, 10% चली हुई है, मान लो सब ने बोला ये खरीदो 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 खरीदो, आवाज़ आनी शुरू होगी मार्केट में खरीदो। आप क्या करोगे? 10% चली हुई चीज़ को खरीद लोगे। होगा क्या? मार्केट हमेशा एक ना वेव्स में चलती है, पुल बैक्स आते हैं, पुल डाउन्स आते हैं, फिर अप स्विंग्स आते हैं, डाउन स्विंग्स आते हैं। आपने अप स्विंग जाते 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 भागती हुई ट्रेन पे चढ़ गए। जब आप भागती हुई ट्रेन पे चढ़ोगे ना, तो आपकी गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, चोट खाओगे। तो हमेशा काम एंड कंपोज पहले तो माइंडसेट रखना है। कोई भी चीज़ अगर इतनी बड़ी हुई है, मैं ये नहीं कहता 10% बड़ी हुई चीज़ 20 नहीं हो सकती। आप कहोगे सदी जी क्या बात कर रहे हो, 10 की तो हमने 20% देखी है चीज़ें चलती, मेरे से तो मूव छूट जाएगा। बॉस, आपसे मूव नहीं छूटेगा, आप गलत प्राइस पे एंटर करोगे, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि 10% चली हुई चीज़ अगर थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग आई, वो 6% पे आ गई, कल की क्लोजिंग के बेसिस पे अभी भी 6% तेज है, लेकिन आपने खरीदी टॉप पे, वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, अब आपको शुरू हो गया लॉस आना। आपको क्या बेकार मॉडल है ये, तो आप मॉडल को गलत कहोगे। आप अपनी गलती ना ट्रेडर मानेगा नहीं। ट्रेडर क्यों नहीं मानेगा? मैंने तो सही खरीदा था, मॉडल कह रहा था तेज है, स्टॉक कह रहा था तेज है, 10% चला भी हुआ था, जैसे ही मैंने खरीदा भाव नीचे आ गया। सर आपने हबड़ तबड़ में बहुत जल्दी खरीद लिया। तो उसके लिए समझना ज़रूरी है, सारी गेम होती है डिमांड सप्लाई की, जिसको मैंने समझाया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या होते हैं। आपको हमेशा कोशिश करनी है सपोर्ट्स के पास, जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे आप कोशिश करो परचेज करने की। इंडेक्स के केस में हम लोगों ने समझा था वीवैप की थ्योरी, स्टॉक्स के केस में हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की थ्योरी। अब फॉर एग्जांपल किसी को XYZ स्टॉक परचेज करना है, मुझे उस पर क्लिक करना है फॉर एग्जांपल। जब मैं क्लिक करता हूँ ना, उस स्टॉक की पूरी थीसिस मेरे सामने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ओपन हो जाती है। ठीक है, अब एक स्टॉक पे मैंने क्लिक किया और इस स्टॉक की पूरी थीसिस ये मेरे सामने ओपन हो गई। दिस इज एन ऑप्शन चेन एनालिसिस ऑफ स्टॉक। हम लोगों ने पहली वीडियो में समझा था इंडेक्स के बारे में। अब किसी को ऑप्शन चेन एनालिसिस समझनी है, तो ये स्टॉक्स की हम लोगों ने इस स्टॉक की पूरी ऑप्शन चेन एनालिसिस दे दी। वही कॉल साइड का डेटा क्या है, ओपन इंटरेस्ट का, पुट साइड का डेटा क्या है, कॉल और पुट कब खरीदनी है, कब नहीं खरीदनी, कौन सी स्ट्राइक लेनी है, ये आपकी पहली वाली वीडियो में क्लैरिटी दी थी। सेम लॉजिक आपके यूज होते हैं स्टॉक्स के अंदर। अब बात हो रही है डिलीवरी ट्रेड लेने की। मान लो किसी को डिलीवरी ट्रेड लेना है, चलो पहले इंट्राडे की बात करते हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं लेना, मेरे को कैश में ट्रेड लेना है। मैं बहुत ही छोटा रिस्क ले सकता हूं मार्केट में, लेकिन मेरे को मजा आता है, मैं 2-4 रुपए के लिए प्ले करता हूं। उसके लिए हम लोगों ने दिया डिमांड और सप्लाई के लेवल्स, which are called S1, S2, S3. That is support 1, support 2, support 3. Then there is a resistance 1, resistance 2, resistance 3, and this is called a PP. PP is called a pivot point. This is a technical language we use on our technical analysis. Pivot point होता है बेसिकली एक इक्विलिब्रियम लेवल होता है। एक नेचर होता है किसी भी एसेट क्लास का या किसी भी अंडरलाइन का कि जब तक अपने पिवट पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, इट इज सेट टू बी बुलिश। वंस इट मूविंग डाउन इट्स पिवट पॉइंट लेवल, इट्स सेट टू बी बेयरिश। जैसे इंडेक्स में हम लोगों ने वीवैप का समझा था, सेम वे में पिवट पॉइंट्स होते हैं। इनकी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, ये कैलकुलेशन करके हमें पता चलता है ओपन, हाई, लो, क्लोज को हम लोग कैप्चर करते हैं पिछले दिन का, और उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसके बेसिस पे हमें अगले दिन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल जाते हैं। यानी कहाँ डिमांड है, कहाँ सप्लाई है। अब हम लोग कोशिश करते हैं, मान लो ये XYZ स्टॉक है, किसी ने R3 के पास परचेज कर लिया। अब होता क्या है, नॉर्मली मार्केट में जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको थोड़ी सी भी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है, दे ऑलरेडी नो कि जो रेजिस्टेंस होते हैं जब वो ब्रेक होते हैं तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि सप्लाई है यहाँ पे,
प्राइस सप्लाई के ऊपर मूव किया, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट। सबसे ज्यादा सप्लाई थी यहाँ पे, अब वो सप्लाई का लेवल टूट गया, तो अब ये डिमांड लेवल बन जाएगा कि जब प्राइस गिरेगा तो यहाँ रुकेगा। पहले बढ़ते में बढ़ने नहीं दे रहा था, अब गिरने में गिरने नहीं देगा। रेजिस्टेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट एंड व्हेन सपोर्ट्स गेट्स ब्रीच्ड ऑन अ डाउन साइड दे गेट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। ये थ्योरी है टेक्निकल एनालिसिस में। तो अगर किसी ने R3 पे यहाँ परचेज कर लिया, हम लोग क्या कहते हैं, जब स्टॉक का प्राइस PP के ऊपर चलता है देन इट इज सेड टू बी बुलिश। नाउ द प्राइस इज ट्रेडिंग मच अबव देन इट्स PP लेवल, दैट मीन्स इट इज ट्रेडिंग नियर टू इट्स R3 लेवल। अब इस लेवल पे जब आप परचेज करते हो, स्टॉक कब बियरिश होगा? स्टॉक बियरिश होगा जब PP के नीचे जाएगा, और वहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना है? लगभग 200 पॉइंट का डिफरेंस है। आपने गलती करके जल्दबाजी में यहां परचेज कर लिया, हाँ, स्टॉक का प्राइस आ गया गिर के यहाँ पे, आपको तो लॉस लगना शुरू हो गया। बट स्टिल अगर मेरे से कोई पूछे कि स्टॉक का व्यू क्या है, स्टॉक को तो मैं बोलूंगा बुलिश है। क्यों बुलिश है? जब तक अपने PP के ऊपर ट्रेड हो रहा है वो तो बुलिश ही है, सिंपल से है, ये रूल है, थंब रूल है। अच्छा जी, प्राइस आ गया अब R1 पे, आपकी पोजीशन बनी थी R3 पे, आपकी तो पोजीशन में अभी भी आपको लॉस लग रहा है, लेकिन थ्योरी गलत नहीं है, थ्योरी तो अभी भी कह रही है तेजी है। अब आपको हो गया यार ये तो मॉडल ही बेकार है। तो ये गलती होती है सबसे ज़्यादा। दिस इज द मैक्सिमम मिस्टेक्स मेड बाय अ ट्रेडर्स, कि हम लोग किसी भी औने पौने भाव पे अंदाजे से खरीदते हैं। अंदाजे से नहीं खरीदना, सप्लाई डिमांड को समझना है। सप्लाई डिमांड जब समझ में आ जाएगी ना तो अंदाजे होने बंद हो जाएंगे अपने आप। तो ये सप्लाई और डिमांड कहाँ आती है? ये सब कैलकुलेशंस होती हैं, सब स्टैटिस्टिकल डेटा है, कोई ऐसा बैठा नहीं है पीछे जो बना रहा है। तो इसके बेस पे आप लोग अपनी पोजीशंस मैनेज कर सकते हो। मुझे पता है अगर R3 पे ट्रेड हो रहा है तो मैं अगर मान लो 100% पोजीशन लेनी है, मैं 100 डालूँ, स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर लेता हूँ, मैं सिर्फ 20% पोजीशन लूँगा, बाकी नीचे आने की वेट करूँगा। जब R2 पे आ जाएगा तो 20 और ले लूँगा, धीरे धीरे जब तक PP पे आएगा तो अपनी 100% पोजीशन बना लूँगा। उसमें मेरे को पता है इसके नीचे गया तो रिस्क बढ़ गया, तो इसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। मार्केट में स्टॉप लॉस तो सभी को पता है क्या होता है। स्टॉप लॉस होने का मतलब ही ये है कि नथिंग इज 100%। अगर 100% सारी चीज़ें चलनी है स्ट्रैटेजीज के बेस पे, तो फिर स्टॉप लॉस क्यों डिफाइन बनाए, क्यों है स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस इसीलिए तो बनाया कि उसका नाम ही है स्टॉप लॉस, स्टॉप योर लॉस। फर्स्ट ट्राई टू stop your loss, then only you can make profit from the market. So these are support and resistance level that we have provided in this software. Accordingly, you can plan out your strategy with these levels. You can play out between these levels. You should know at which level I need to buy, you should know at which level I need to avoid. ये हो गया इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। दूसरा हो गया ऑप्शंस की, मैंने बात करी थी, ऑप्शन चेन एनालिसिस हम लोगों ने दे दी स्टॉक्स की। सेम ऑप्शन चेन एनालिसिस को हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया और इजीली समझ में आ जाए। मान लो इस XYZ स्टॉक की बात करें तो 5000 की स्ट्राइक पे ये कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, दिस इज द हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड दिस इज द हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट। यानी कि जो मार्केट चल रही है, जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं मार्केट में, वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इस स्टॉक का प्राइस 5000 और 5100 के ऊपर नहीं जाएगा। दैट्स वाई दे हैव क्रिएटेड ओपन इंटरेस्ट, दे हैव सेल कॉल्स और एट दी स्ट्राइक्स। They have sold calls or they have bought calls? अच्छा, calls बेचे उन्होंने। हम लोग ये मार्केट चलते हैं हमेशा, जैसे देखो ये क्या कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल मार्केट में आपको समझ में आती हैं। ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलता थ्योरेटिकली कि मार्केट, बट जनरली सबको पता है जो ऑप्शंस में ट्रेड करें, ऑप्शन इज अ सेलर्स मार्केट। व्हाई? द रीजन आई हैव गिवन इन द फर्स्ट वीडियो, 2:3 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक की 5000 और 5100 के ऊपर नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब है? 5200 पे सिर्फ ग्रीन है और रेड कुछ है ही नहीं, क्या क्योंकि मतलब पुट्स में कोई ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ। मतलब 5200 पे सिर्फ कॉल सेलर्स है। हाँ, पुट के कोई पुट भी सेलर्स है क्या यहाँ पे? हाँ, पुट भी सेलर, हम ये मान के चलते हैं। ओके, तो कॉल के लिए सिर्फ यहाँ पे कितना है? ये क्या है? 11,1144,000। हाँ, ये क्या है? 1,14,400 शेयर्स है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट है बेसिकली। इतने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, इतने शेयर्स, सॉरी इतने शेयर्स, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इतने शेयर्स बेसिकली ट्रेड होने के लिए तैयार है, ट्रेड होने के लिए तैयार नहीं, इतने शेयर्स में ट्रेड हुआ है, जो वो ट्रेड हुआ है जो ओपन इंटरेस्ट, जो ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी ओपन है, स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ। यानी कि 1,14,400 जो फिगर दिख रही है, इस स्ट्राइक के ऊपर इतने शेयर्स मार्केट में ओपन इंटरेस्ट एडेड हुआ है कॉल्स के अंदर। यानी कॉल्स बिकी हुई है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 5200 की, 5100 की, 5000 की कॉल्स बिकी हुई है। यानी कि जो भी मार्केट चल रही है, मैक्सिमम ट्रेडर्स ये मान के चल रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस 5000, 5100, 5200 के ऊपर नहीं जाएगा इस एक्सपायरी में। ऐसा क्यों इधर कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? 5500 पे थोड़ा सा रेड दिख रहा है, 5200, 300 और 600 पे नहीं दिख रहा। हर स्ट्राइक में वॉल्यूम्स नहीं होते। ओके, ऐसा भी होता है मार्केट में कि हर स्ट्राइक में आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलेंगे, खासकर स्टॉक्स में ऐसा मिलेगा आपको।
और 4500 700 800 में रेड पुट Red. ज़्यादा है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है, हम लोग देख लेते हैं एक बार स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 5170। हाँ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 5170 लगभग 5200 और 5100 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब पोजीशंस जब बनती हैं तो मार्केट में हमेशा नेकेड पोजीशंस नहीं बनती, यानी कि इसी को अगर मंदी का व्यू है तो कुछ तो ट्रेडर होते हैं वो तो कहते हैं मैं नेकेड पोजीशन लूंगा, यानी कि इसके अगेंस्ट मैं कोई हेजिंग नहीं करूंगा। नेकेड पोजीशंस मतलब हेज क्या होता है? जिसको हम हेज नहीं करते किसी चीज के साथ, सेफ सिक्योर नहीं करते। ओके, मतलब कैश पोजीशंस बोल रहे हो आप? नो हेज मीन्स कि मान लो आपका एक व्यू है किसी चीज़ को लेके कि ये चीज़ 100 रुपये के ऊपर तो नहीं जाएगी, तो आपने उसका क्या किया, 100 रुपये की कॉल स्ट्राइक बेच दी कि क्योंकि 100 रुपये के नीचे नीचे रहेगी तो कॉल की वैल्यू टूटती जाएगी, थीटा उसका डीके होता जाएगा। लेकिन आप ये भी मान के चल रहे हो कि ये 95 के नीचे भी नहीं जाएगी, तो जो आपको नुकसान लगेगा वो अल्टीमेटली 5 लॉट में ही लग रहा होगा, और ये जो 5 लॉट आपने 95 के शॉर्ट करे थे इसमें आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया, तो उस लॉस को आपने प्रॉफिट के साथ हेज कर दिया। दिस इज कॉल्ड द हेजिंग स्ट्रेटजी। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ हेजिंग स्ट्रेटजी दैट एनीवन कैन यूज। तो ये जो आपने पूछा ना कॉल का रेड, कॉल का ग्रीन और रेड का पुट में क्यों है, तो कुछ ट्रेडर्स का व्यू है कि शायद इस स्टॉक का प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा, तो उन्होंने उस हिसाब से पोजीशन बना ली जिनका। तो बट मेरे को तो ओवरऑल पोजीशन पे फोकस करना है कि ओवरऑल क्या पोजीशन है, तो ओवरऑल पोजीशन देख के आई कैन एक्चुअली मेक आउट माई डिसीजन। ठीक है, समझ गया, परफेक्ट। गाइज लाइक जस्ट एन एडवाइस फॉर एवरीवन, थोड़ा पता है लाइक कॉम्प्लिकेटेड होगा आप सबके लिए, बट इसको वापस देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, एंड नोट्स लो वीडियोस के, ताकि आपको भी समझ आए कि जब आप यूज़ करोगे ऑटो ट्रेंडर यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि कितना मतलब डिटेल्ड में आपको डेटा मिलेगा। सो अगेन यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेक श्योर कि यू आर टेकिंग नोट्स वाइल वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल। यस सर, ओवर टू यू। तो कुशल, ये तो हमारी बात हो गई अभी तक सारे स्टॉक्स को लेके, और आपकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडेक्स को लेके भी बनाया था। बट स्टॉक्स को लेके ना कुछ एक क्वेरीज और भी आती हैं कि कुछ क्लाइंट्स शायद ऐसे भी होते हैं, कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा रिस्क पे काम नहीं करना चाहते, और आपके शायद व्यूअर्स भी कुछ ऐसे होंगे कि सर ये तो सारे आपने रिस्क टेकिंग थिंग्स बता दी कि भैया ऑप्शन में ये है, इतना मार्जिन दो, इतना M2M दो, इतनी एनालिसिस करो। क्या हमारे पास ऐसा कुछ है कि जहाँ मैं बात करता कि सुकून की नींद भी आ जाए और मार्केट में पैसा भी मेरा इन्वेस्टेड रहे? तो उसके लिए हम लोगों ने एक इसमें मॉडल को इंट्रोड्यूस किया विच इज कॉल्ड अ डिलीवरी मॉडल। If you can see my screen, we have implemented this delivery model. When I click on this tab, this kind of a delivery data comes in front of the screen. अब इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी स्टॉक का डिलीवरी डेटा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। दिस डेटा इज गेट प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन शॉर्ट टू मीडियम टर्म काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, साल 2 साल की बात नहीं कर रहा, 3-4 हफ्ते 2-3 महीने के हिसाब से अगर ट्रेड लेना है तो मैं इस डेटा को एनालाइज करके आराम से डिसीजन मेक आउट कर सकता हूं कि किस स्टॉक के अंदर एंटर करना चाहिए डिलीवरी बेसिस पे ऑन अ कैश मार्केट, और किस स्टॉक को मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो वही सेम सवाल कि मुझे भाव नहीं पता होता। अब सारे कहते हैं कि एक XYZ कंपनी है तो बहुत अच्छी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी है। किसी भी हम कंपनी की बात करें, किसी बड़े नाम को अगर हम ले, फंडामेंटली तो बहुत अच्छी है, बट क्या प्राइस एक्शन उसको मैच अप कर रहा है? प्राइस एक्शन मुझे यहाँ से पता चलता है डिलीवरी डेटा लेके। इस डिलीवरी डेटा से मुझे एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है, वो स्ट्रैटेजी हम लोग बताते हैं वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस टूल। फॉर दैट पर्पज यू नीड टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, एंड उसमें फिर हम लोग जब प्रॉपर ट्रेनिंग होती है थ्रू वेबिनार्स, वी मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज एक्चुअली यू मेक बाय यूजिंग दिस डेटा एंड इम्प्लीमेंट इन टू द लाइव मार्केट। समझ गया। सो बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है एंड उनको कैश मार्केट में खेलना है। Exactly. तो डिलीवरी में जाके वो देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स में बाय करना है, कौन से स्टॉक सेल करना है। Exactly, उसके थ्रू exactly. समझ जाएगा। Exactly. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सर एक क्वेश्चन है कि कितना टोटल टाइम लगा होगा आपको ये टूल बनाने में, एंड कितना मतलब एफर्ट तो बहुत ज़्यादा गया है इसके पीछे, बट कितना टाइम लगा है टोटल, बिकॉज इतना ज़्यादा डेटा है कैसे? कुछ देखो, टाइम से ज़्यादा ना हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं कि इसमें जो चीज़ें दी हैं वो कितनी फ्रूटफुल रही हैं। देखो मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट के अंदर होते एक्टिवली काम करते हुए 15-16 साल हो चुके हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरह। इसमें हम लोगों ने कोशिश करी, जो भी हम लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस सीखा है उसको हम लोगों ने इसके अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। देखो स्ट्रैटेजीज मार्केट में देखने जाओगे तो हज़ारों स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, और आपको मैं बताऊँ हर स्ट्रैटेजी हर मार्केट में नहीं काम करती, बट जो आप प्रैक्टिकली सीखते हो मार्केट में खुद से बैठ के, टर्मिनल पे बैठ के, शायद वो समझ वो सीख
आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। बुक्स आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज जरूर दे देंगे, बट जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक प्रैक्टिकल मार्केट में उस चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं करोगे। तो इसमें जितनी चीज़ें हम लोगों को ऑब्वियसली मेहनत तो ज़रूर लगी थी इसको बनाने में, और हम लोगों का जब व्यू था बनाने का वो यही था कि ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए जो एक लेमैन को, एक नए ट्रेडर को, एक यंगस्टर को भी बहुत ईजी वे में समझ में आ जाए। उसको टेक्निकल चार्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं फंसाना, बहुत सादा डेटा एनालिसिस में नहीं फंसाना, एक बहुत ही सिंपल चीज़ बनानी है। और ये सारे आइडियाज़ हमें हमारी पूरी टीम है जो एज अ रिसर्च हम लोगों को बैठ के जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करी तो वहाँ से एक आइडिया मिला और वो सारे मॉडल्स हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब जब भी मैं इनफैक्ट कल भी ये टूल देख रहा था तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा डेटा और इतना ज़्यादा टाइम लगा होगा, बिकॉज द एफर्ट्स एंड द रिजल्ट्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग आर वेरी अमेजिंग, एंड विच इज़ वाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन कि कितना टाइम लगा। So for anyone who wants to understand more about stocks and options and all these analysis, right, like click on the link in the description box and Auto Trender का subscription ले लो and you will get to know about all the insights about options and stocks and everything. So you can check out the link in the description box and thank you so much Hitesh sir once again कि आपने इतना value दिया, इतना knowledge दिया and इतने कम time में आपने इतनी भारी चीज़ें सिखाई है audience को. We are forever grateful to you. Any last message for all the viewers you have? See, आई होप कि जितनी भी मेहनत करी है आपको मैंने इस चीज़ें समझाने में, सिखाने में, आई होप ये प्रैक्टिकली जब आप मार्केट में इनको आप इंप्लीमेंट करोगे दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। बट बिफोर साइनिंग ऑफ आई जस्ट वांट टू से कि जब अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड करो, चाहे आप कैश मार्केट में ट्रेड करो, मैं सबको एक ही चीज़ कहता हूँ और जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ, अपने रिस्क को हमेशा से पहले से डिफाइन करके चलो। अपने जो रिवॉर्ड्स हैं मार्केट से, जो एक्सपेक्टेशंस आप लेके चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक नॉमिनल वे में लेके चलो। ऐसा मत सोचो कि मैं रातों रात पता नहीं क्या ही कर दूंगा। मार्केट रोज खुलेगा। हम लोगों ने देखा था कोविड के टाइम पे भी कुशल, इनफैक्ट हम लोग ये सोचे थे कि शायद पता नहीं स्टॉक मार्केट में क्या होगा जब जॉब मार्केट के ऊपर पड़ा था, डेंट पड़ा था। बट स्टॉक मार्केट शायद एक ऐसी चीज़ थी जो हर कोई बैठ के घर पे कर रहा था, और जो लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहते हैं वो प्लीज़ डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो करो। थैंक यू। आपसे ये सीखा है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, एंड कोई भी अगर डिसिप्लिन रहेगा तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से पैसा कमा सकता है। Exactly. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच। सेम है। Yes, for everyone, so just check out the link in the description box and Auto Trender का subscription ले लो, and again tell us how do you like it, and thank you so much, and share this video with all your friends who want to get into options trading and want to understand कि options से कैसे पैसे कमाते हैं, and let us know in the comment section कि कौन से टाइप के गेस्ट आपको भी चाहिए, so that we can bring more value additive content for all of you. Thank you so much. आई होप आपको वैल्यू मिली होगी ये वीडियो से। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन फ्रेंड यू नो, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम दिस। एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको कौन से पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, आपको कौन से पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, एंड आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट अस टू आस्क ऑल दीज गेस्ट, सो दैट वी गिव यू द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द फीडबैक फॉर द सेम, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल.